आरिफ के घर में माहौल अब और ज्यादा गर्म हो चुका था। आरिफ ने गुस्से में सीधा अंसा से कहा कि वो उसके दिए हुए सारे पैसे फौरन वापस करे। उसके नजदीक अंसा ने उसकी बात का कोई लिहाज नहीं रखा था और उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाई थी। लेकिन अंसा ने पूरी तसल्ली के साथ जवाब दिया। उसने फौरन अपनी फीस की रिसीट निकालकर आरिफ के सामने रख दी और बताया कि 80,000 रुपए यूनिवर्सिटी की फीस में जमा हो चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 40,000 रुपए उसने अपने अकाउंट में भी बचा कर रखे हैं। ये सुनते ही आरिफ और उसकी बीवी और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तालीम के बहाने वो ऐश करना चाहती है और पैसे उड़ा रही है। मगर अंसा ने पहली बार अपनी जिंदगी की वो हकीकत बयान की जो शायद किसी ने कभी सोची भी नहीं थी। उसने कहा कि वालिद के इंतकाल के बाद उसने लंच करना तक छोड़ दिया था। कभी कभी उसके पास सिर्फ 70 रुपए की चाय लेने के पैसे भी नहीं होते थे। फिर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबको खामोश कर दिया। उसने कहा कि घर के बच्चों को तो पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन कभी किसी ने उससे 50 रुपए देकर ये तक नहीं पूछा कि तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। जब भाभी ने कहा कि बच्चे उनकी जिम्मेदारी है, तो अंसा ने फौरन पूछा, और मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? लेकिन आरिफ का दिल फिर भी नहीं पिघला। उसने साफ कह दिया कि अंसा 1,30,000 रुपए ले चुकी है और अब अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले। तब अंसा ने एक और सच सामने रख दिया। उसने याद दिलाया कि उसके नाम पर पैसे सिर्फ उसने ही नहीं लिए थे, बल्कि आरिफ भी उसकी फीस के बहाने पहले ही पैसे ले चुका था। फिर बात वालिद की बचत तक पहुंच गई। आरिफ ने दावा किया कि वालिद की सारी सेविंग उनके इलाज पर खर्च हो गई थी और उसने वालिद का कर्ज भी अदा किया था। लेकिन अंसा ने फौरन इस बात की भी तस्दीक कर दी। उसने कहा कि जनाजे के वक्त सबके सामने ऐलान हुआ था कि अगर किसी का भी पैसा बाकी हो तो सामने आ जाए, मगर कोई भी कर्ज सामने नहीं आया था। यानी जमील साहब किसी के मकरूज नहीं थे। फिर अंसा ने अपने भाई को देखते हुए कहा कि उनके वालिद एक ईमानदार और कनात पसंद इंसान थे। काश आरिफ भी उन्हीं की तरह होता। ये बात सुनते ही आरिफ का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने अंसा को धमकी दी कि वो उसकी जबान काट देगा, मगर इस बार अंसा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, अगर कल आपका बेटा भी अपनी बहनों के साथ वही सुलूक करे जो आज आप मेरे साथ कर रहे हैं, तब क्या होगा? ये अल्फाज सुनते ही आरिफ का गुस्सा और भड़क गया और वो अंसा की तरफ बढ़ने लगा। खुर्शीद चाचा की वक्त पर आमद ने अंसा को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उन्होंने देखा कि अंसा डर के मारे अपने कमरे में बंद बैठी है और आरिफ का गुस्सा हर हद पार कर चुका था। खुर्शीद चाचा ने अंसा को तसल्ली दी और कहा कि अब वो आ चुके हैं, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आरिफ को सख्त अल्फाज में समझाया कि ये एक इज्जतदार मोहल्ला है। अगर रोज घर से चीखों और लड़ाई की आवाजें बाहर जाएंगी तो लोग सवाल जरूर करेंगे। लेकिन आरिफ ने फिर वही बात कही कि ये उसका घर है और ये उसका जाती मामला है। खुर्शीद चाचा ने फौरन जवाब दिया कि अगर मामला सिर्फ घर का होता तो आवाज भी घर के अंदर रहती। फिर उन्होंने आरिफ को वो बात कह दी जो उसके लिए सुनना सबसे मुश्किल था। उनका कहना था कि असल भाई कभी अपनी बहन के लिए खौफ की वजह नहीं बनता। भाई तो बहन की पनाह होता है, लेकिन यहाँ तो हालात उलट चुके हैं। उन्होंने अफसोस के साथ कहा कि अंसा अपने ही भाई से डरकर कमरे में बंद बैठी है। फिर खुर्शीद चाचा ने वो वाकया भी याद दिलाया जब अंसा उनके पास रोते हुए एडवांस किराए के पैसे मांगने आई थी। उन्होंने कहा कि अंसा अपना ही हक मांग रही थी, लेकिन आरिफ ने उस हक को भी उसके लिए जंग बना दिया। आरिफ ने फिर एतराज उठाया कि वालिद ने जायदाद की तकसीम गलत की थी और उसके साथ नाइंसाफी हुई थी, मगर खुर्शीद चाचा ने उसकी ये बात भी वही रोक दी। उन्होंने साफ कहा कि विरासत की तकसीम और चीज होती है, लेकिन जिंदा इंसान अपनी मिल्कियत जिस तरह चाहे तकसीम कर सकता है। जमील साहब ने जो फैसला किया था वो सोच समझ कर किया था। उन्होंने आरिफ को याद दिलाया कि बाप ने उसकी फितरत को पहचान लिया था, इसीलिए अंसा का मुस्तकबिल महफूज करना जरूरी समझा था। खुर्शीद चाचा ने यहाँ तक कह दिया कि आरिफ को अपनी बहन की हिफाजत और जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ वो उसी के हक पर नजर रख रहा है। आखिर में उन्होंने खुली तंबीह भी दे दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद अंसा के साथ किसी किस्म की बदसलूकी हुई या उसे परेशान किया गया तो पूरा मोहल्ला इस बात से वाकिफ होगा और वो खुद अंसा पर नजर रखेंगे। ये कहकर खुर्शीद चाचा अंसा को हौसला देते हुए वहाँ से